साथियों नमस्कार। जेल वार्डन का एग्ज़ाम है 19-20 में, उसी के कुछ हिंदी के प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। कुछ सवाल हमने आपको दिए थे, आपके कमेंट भी आए हैं, अच्छे अच्छे कमेंट हैं। अब लग रहा है कि आप लोग पढ़ते हैं जब कमेंट करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज और कुछ हम सवाल, थोड़े ज़्यादा सवाल लेकर आए हैं। प्रयास कर रहे हैं कि उनको आप तक पहुँचाएँ। और एक कमेंट आया था कि कुछ पुस्तकों के नाम दे दिए जाएं। जल्दी से हम पेपर के पहले वो एक एपिसोड जरूर देंगे आपको, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हों और लेखक उनके आपको हम दें। तो और सब बातें हम बाद में कर लेंगे। चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। और स्क्रीन पर आपको सवाल दिखेगा, हम पर्दे के पीछे होंगे। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सवाल है। पहला सवाल है, पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन आप देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो आप इसमें आंसर टिक करो। क्या टिक करोगे? जल्दी से, जितनी जल्दी आप आंसर टिक कर लो हम बता दें। दूसरा सवाल अभी मत देखिएगा। पानी पीकर जात पूछना मतलब कि अगर किसी के हाथ का पानी पी लो, जब पानी पी लिया तो उसके बाद पूछ रहे हो भैया कौन जात के हो, तो इससे कोई मतलब नहीं। यानी इसमें आंसर होगा काम निकलने के बाद सोचना। यानी आपका आंसर इसमें तीसरा होगा, काम निकलने के बाद सोचना। यानी कोई काम हो गया उसके बाद सोचने से कोई फायदा नहीं। तो इसमें आंसर आपका तीसरा होगा। उसके बाद नीचे आप दूसरा सवाल देख रहे हैं, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो ये हमने आपको लिखाया है कि वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है ना। एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है वो 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के हैं वो विधानवाचक, नंबर 1 विधानवाचक लिखाया हमने। नंबर 2 निषेधवाचक। विधानवाचक वो होता है जिससे कोई कार्य करने का बोध होता है, निषेधवाचक जिससे कोई कार्य न करने का बोध हो। तीसरा होता आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में जिसमें आज्ञा, आशीष, शुभकामना होता है, नहीं आज्ञा, आदेश और उपदेश होता है। और चौथा प्रश्नवाचक है, जिसमें कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो सरल होता है। और अगला है इच्छावाचक, जिसमें इच्छा, आशीष, शुभकामनाएं होती हैं। ये सब हमने बताया है आपको, इसलिए हम शार्ट में बताते चले जा रहे हैं। और छठा होता संदेहवाचक, डाउट होता है जिसमें। सातवां विस्मयवाचक और आठवां संकेतवाचक। ये 8 प्रकार से अर्थ के आधार पर हुए। और रचना के आधार पर 3 प्रकार के जो हमने बताए हैं, एक होता सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। तो इसमें आपका आंसर होगा 2। यानी कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से होता है। समझ में आ गई बात? अगले सवाल की ओर चले। वेरी गुड। अगला सवाल आपका ये आ गया। शब्द को ध्यान से पढ़िए जरा, सवाल को ध्यान से पढ़िए। कह रहा पावन का संधि विच्छेद होगा। अब पावन का संधि विच्छेद आपको करना है। ऑप्शन देख लें। पहला ऑप्शन है पाधन 1, दूसरा ऑप्शन जो है आप देख ही रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है पाधन 1 है, दूसरा ऑप्शन पाधन आवन है, तीसरा पौधन अन है और चौथा जो है पोधन अन है। तो आप इसमें क्या टिक लगाएंगे? जरा टिक लगाएं। ये तो पक्का है। इसमें अगर संधि का नाम पूछा जाए तो अयादि संधि होगी। कौन सी? अयादि संधि होगी। और अयादि संधि की विशेषता क्या होती है भाई? ए ऐ ओ औ के बाद, ए ऐ ओ औ के बाद इसी लाइन से केवल आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो आ है लास्ट में। दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा हो सकता है या चौथा हो सकता है।
तो ए ऐ ओ औ के बाद ए का ऐ बनता है, ओ का औ बनता है और औ का आव बनता है। तो देखा जाए तो औ धन अन होगा, यानी कि इसमें आंसर तीसरा वाला होना चाहिए। जिसका संधि नहीं पढ़ा है उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो प्लेलिस्ट में जा करके संधि के सभी भाग पढ़ लें। लेकिन अब पेपर अगर है तो मत पढ़िएगा, है ना, क्योंकि पेपर के समय पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं वही है। 5वां सवाल देखें, कह रहा शुद्ध शब्द चुनिए। गंगा जल, वे बुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। तो इसमें शुद्ध क्या लिखा है भाई, बताओ, टिक लगाओ सभी लोग। इसमें क्या शुद्ध है? इसमें देखो गंगा जल जो लिखा है ये गलत लिखा है। इसे बीच में जो डैश लगा ये नहीं होना चाहिए, जोड़ के होना चाहिए। यहाँ वे बुनियाद लिखा है, बल्कि यहाँ बेबुनियाद होना चाहिए। और चौपाया में भी डैश गलत लिखा है। तो हमारा जो शुद्ध है वो बड़ा सा ऐसे ही लिखा जाता है। ये सा जो लगता है, जब भी एक हिंदी में नियम है कि सा जैसा, ये जब लिखते हैं तो उनके पहले हाइफन यानी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे तुम सा, राम जैसा, ऐसे। तो इसमें बड़ा सा जो लिखा है यानी आंसर तीसरा होगा इसमें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या है, ये आ गया है, ध्यान से पढ़िए इसको। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? क्रिया आप मालूम है कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। टिक लगाओ। अच्छा, पहले हम नहीं बोलेंगे, पहले आप टिक लगाओ जल्दी से। पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। क्या आंसर होगा भाई? अकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्म ना हो, कर्ता ही कर्म का काम करे। तो देखा जाए तो मैं गेहूं पिसवा रहा हूं, इसमें तो ये सकर्मक है क्योंकि गेहूं जो है वो कर्म है। श्याम निबंध लिख रहा है, इसमें निबंध कर्म है, ये सकर्मक है। राम मोहन को रुला रहा है, यहां भी सकर्मक है। तो इसमें आपका आंसर पहला होगा, यानी पानी बरस रहा है, पानी ही बरस रहा है, पानी ही कर्म हो रहा है, पानी ही सब कुछ है। तो इसमें अकर्मक क्रिया पहले वाले ऑप्शन में होगी। सही है, तो इसमें आंसर क्या होगा? पहला वाला। 7वां सवाल क्या है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। देखो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके 3 भाग होते हैं। अच्छा पहले टिक लगाओ, हम पहले ही बताना शुरू कर देते हैं। मुझे क्या है बताओ? उत्तम पुरुष की मध्यम पुरुष की अन्य पुरुष? ये ऑप्शन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है भाई। मुझे, आपको मालूम है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके 3 भाग होते हैं। उत्तम पुरुष जो होता है, जो वक्ता होता है, बोलता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। और जिसके बारे में बोलता है वो अन्य पुरुष होता, और जिससे बात करता है वो मध्यम पुरुष होगा। तो मुझे जो है अपने लिए प्रयोग किया जाएगा, तो मुझे जो है वो उत्तम पुरुष होगा। यही टिक लगाया होगा आप लोगों ने। तो अगले सवाल की ओर चले। वेरी गुड। आ गया है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? टिक लगाओ। अगर 3 टिक लगाओ तो तीनों बताओ कौन कौन। 4 टिक लगाओ तो चारों बताओ। 5 टिक लगाओ तो 5 कौन कौन से वो बताओ। 6 तो नहीं लगाओगे, हमें नहीं मालूम, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अर्थ के आधार पर शब्द जो है कितने प्रकार के होंगे? टिक लगा लिया? जल्दी जल्दी लगाओ। अर्थ के आधार पर शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, हाँ हमको तो बताना ही नहीं, कहोगे आप बताओ, अभी हम कह रहे थे आप बताओ, अब आप कहोगे आप जरूर बताओ। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी शब्द, और चौथा विपरीतार्थी शब्द। पहला एकार्थी शब्द यानी जिसके एक अर्थ निकले,
दूसरा अनेकार्थी शब्द अर्थ के आधार पर है। तीसरा समानार्थी यानी समानार्थी को पर्यायवाची भी कह सकते हो। और चौथा विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। अगला सवाल है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आएगा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। टिक लगाओ जरा। लालटेन जो है वो विदेशज शब्द है। ये जैसे विदेशज शब्द क्या होते हैं? जो विदेशी भाषाओं से आकर के वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो लालटेन इसमें विदेशज शब्द है। अगले सवाल की ओर चलें, समय कम है, सवाल ज़्यादा दिखाने हैं आपको, और आज सवाल हम ज़्यादा लेकर भी आए हैं। 10वां सवाल है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि की विसर्ग संधि? तो इसका संधि विच्छेद जो यशोदा का होगा वो होगा यशः धन दा। यशः धन दा होगा, यानी आपका आंसर विसर्ग संधि होगा। जो तीसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, यशः धन दा, इसका संधि विच्छेद होगा विसर्ग संधि। 10 सवाल हो गए हैं। लंच करोगे? लंच नहीं तो मैं डिनर करोगे। अगले सवाल देखते हैं। ये आ गए अगले सवाल, इनको करो जरा। पहला एक एक सवाल जल्दी। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो ये तो सभी लोग कर लिए होंगे। कारक आप जानते हो 8 होते हैं, कर्ता ने कर्म को। तो इसमें पर लगा, में और पर किसका होता है? अधिकरण का। तो अधिकरण कारक इसमें होगा। क्यों भाई? 12 नंबर सवाल आपका है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण है, पंचवटी तो होगा नहीं, क्योंकि पंचवटी में क्या होगा? द्विगु होगा। करोड़पति, करोड़पति भी नहीं होगा, करोड़ का पति, इसमें तत्पुरुष होगा। चतुर्भुज जो लिखा है ये बहुब्रीहि में हो सकता है, 4 भुजाएं जिसके हैं अर्थात विष्णु, यानी विष्णु जी का अर्थ इसमें दे रहा है। तो आपका आंसर इसमें ये, इसमें द्विगु भी है, लेकिन द्विगु और बहुब्रीहि में जब तुलना होती है तो बहुब्रीहि लगाते हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। 13 नंबर सवाल है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? कई बार ये सवाल हो चुका है। तो तिलक जो है वो तत्सम शब्द है, तत्सम। टीका होता है इसका तद्भव, तो तत्सम होगा। तो इस तरह से ये सवाल हो गए। चलते हैं अगले सवालों की ओर। और अगले सवाल आपके ये रहे, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है 15 नंबर, प्रत्युत्पन्न मति, इसका अर्थ क्या होता है? वाक्यांश में हमने आपको लिखाया होगा। प्रत्युत्पन्न मति होता है किसी भी प्रश्न का शीघ्र उत्तर देने वाला। अब इस तरह का क्या आंसर दिया? उत्तर ना देने की क्षमता, ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा भाई, गलत। जो फिर से उत्पन्न हुआ हो ये भी गलत। जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हो ये भी गलत करो भाई, क्योंकि चौथा लिखा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। तो आपका आंसर इसमें चौथा होगा। हमने आपको लिखाया किसी भी प्रश्न का शीघ्र उत्तर देने वाला प्रत्युत्पन्न मति होता है। तो इसमें आपका आंसर चौथा आएगा। 16 नंबर है, हाड़ौती बोली कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। तो इसमें जो हाड़ौती बोली, इसको हम बता देते हैं, आप नहीं कर पाएंगे, पढ़ा है तो कर लेंगे। इसमें जो राजस्थानी भाषा है उसकी 4 उपभाषाएं बताई गई हैं, जो कि चारों ऑप्शन में है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान जो पहला ऑप्शन है, इसके अंतर्गत लिख ले चाहे आप, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी आता है। 4 आती हैं इसके अंदर। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आएगा कौन कौन? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी। और जो पूर्वी राजस्थान है इसके अंतर्गत आता है ढूंढाड़ी और हाड़ौती आ गया है। हाड़ौती जो है ना, हाड़ौती का एक नाम जो है वो जयपुरी भी है, जयपुरी भी इसको आप कह सकते हैं। तो हाड़ौती किसके अंतर्गत आएगा? पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आएगा। और ये जो तीसरा ऑप्शन दक्षिणी राजस्थान की, दक्षिणी के अंतर्गत आता है मालवी और निमाड़ी, मालवी और निमाड़ी। और उत्तरी राजस्थान में मेवाती
मेवाती ये पूछा जाता है, मेवाती, और एक और है अहिरवाटी। तो उत्तरी राजस्थान में 2 आती है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर दूसरा ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। तो प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास, कई बार हमने कहा है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। इन्होंने सेवा सदन लिखा, प्रेमाश्रय लिखा, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, बहुत सारे लिखे हैं। तो लेकिन मंगलसूत्र जब ये लिख रहे थे तभी इनका निधन हो गया था, तो ये अधूरा उपन्यास कहा जाता है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। चलते हैं कुछ और सवाल, ये आपके सामने है। शुद्ध वाक्य चुनिए विराम चिन्ह के आधार पर। ब्रैकेट में विराम चिन्ह लिखा है ना, तो आपको विराम चिन्ह के आधार पर शुद्ध वाक्य बताना है, विराम चिन्ह के आधार पर। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। इसमें कौन सही होगा? इसमें जो है शुद्ध वाक्य ये वाला है, डी वाला, क्योंकि शायद प्रश्न पटना के रहने वाले क्वेश्चन कर रहा है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें लगा है, इसीलिए सही होगा। 19 नंबर अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण आप जानते हो कि पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा होता है अघोष वर्ण। पहला दूसरा तीनों सा, ऐसा मैंने याद कराया है। अघोष वर्ण कौन से? पहला दूसरा तीनों सा। तो देखा जाए तो आ तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। चा छा जाइए तो तीसरा ये भी नहीं होगा, हा भी नहीं होगा। इसका मतलब तीनों सा के अंतर्गत, यानी ये चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। अघोष वर्ण सा है, पहला दूसरा तीनों सा, याद रखना है। और लास्ट सवाल है, एक ही समय में वर्तमान, इसका वाक्यांश इसके लिए बताना है। एक ही समय में वर्तमान, इसके लिए समसामयिक होता है, समसामयिक। करंट अफेयर जो आप लोग पढ़ते हैं, तो एक ही समय में जो वर्तमान होता है उसके लिए समसामयिक कहते हैं। तो इस तरह से कुछ सवाल थे, हमने करवाया है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इसका जो भी बैकअप हो, जो जैसा भी आपको लगा हो, वो हमें बताइएगा। और जिनके कमेंट आए हैं, हम उनसे बता रहे हैं कि हम जल्दी से कोई एक एपिसोड लेके आते हैं जिनमें किताबों के नाम हम आपसे करवा देंगे। बाकी पेपर आपका अच्छा होगा, अभी तो 3-4 दिन है, बहुत अच्छा होगा। और ये वीडियो जो है हम रात में बनाते हैं और मिलता आपको सुबह है। तो कभी कभी रात में चूँकि बनाते हैं ना, तो गुड नाइट बोल देते हैं, लेकिन अब ध्यान देंगे, आप लोगों से हम गुड नाइट नहीं कहेंगे, नमस्ते कहेंगे, और कह रहे हैं नमस्ते।